गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 27 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हमें कुछ कॉमन आर्टिकल्स दिखाई देंगे जिनको हम करेंगे उसी न्यूज़पेपर से जिसमें भी ज़्यादा डिटेल से उसको बताया गया होगा। इसके अलावा जो भी यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल हैं और यूपीएससी के सिलेबस से रेलिवेंस रखते हैं उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि कुछ भी हमारा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना छूटे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आजकल जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं जो कि यूपीएससी से उतनी ज़्यादा उनकी महत्वता नहीं है, तो इसी वजह से हमारे लिए न्यूज़पेपर पर करने को फ़िलहाल के लिए हो सकता है कम आर्टिकल्स दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे जब ये इलेक्शंस का जो फेज़ है वो चला जाएगा, जैसे अभी 26 अप्रैल दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है, अलग अलग स्टेट के अंदर हम देख पाते हैं, तो जब ये चला जाएगा तो और इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल से, जो कि है स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लेडन विद मर्करी टेक ए टोल ऑन द किडनी। देखिए ये जो आर्टिकल है इसको हम देख पाते हैं द हिंदू के साइंस पेज पे, और बहुत ही हैरान करने वाली हमें एक स्टेटमेंट का या एक रिसर्च का पता चलता है। तो स्किन लाइटनिंग क्रीम यानी कि गोरा बनाने वाली जो क्रीम्स होती हैं वो तो बहुत सारी महिलाएं हमें इस्तेमाल करती हुई दिन प्रतिदिन की उनकी जो यूजुअल डेज होते हैं, काम होते हैं, उनमें वो यूज़ करती हुई दिखाई देती हैं। तो रिसेंट न्यूज़ अभी यही आई है कि किस प्रकार से जो केराटिन बेस्ड हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो ये स्किन को लाइट करने वाली क्रीम्स हैं, इनके अंदर जहाँ पर ज़्यादा ग्लाइकोइक एसिड हमें मिलाई देता है, ग्लाइकोइक एसिड, उससे क्या हो रहा है, लोगों को या फिर वुमेन जो है पर्टिकुलरली मात्रा में ज़्यादा उनको किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ दिखाई दे रही हैं, किडनी इंजरी हो रही है। केरला से रिसर्चर्स ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें काफ़ी सारे केसेस के ऊपर बात हुई। उन्होंने बताया कि ये जो फेयरनेस क्रीम है इनकी वजह से महिलाओं के अंदर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इनको यूज़ भी वही करती है, एक डिसऑर्डर निकल कर आ रहा है जिसका नाम है निपोरिक सिंड्रोम। ये जो निपोरिक सिंड्रोम होता है या फिर हम जब बात करें नेफ्रोहोटिक सिंड्रोम की, तो ये कैसा सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम होता है किडनी से रिलेटेड। इसके अंदर आपकी जो किडनी है वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि उनके फेलियर होने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं कि किडनी फेल हो सकती है। अब इसका कैसे पता चलता है, चलिए समझते हैं। एक स्टडी होती है, जो स्टडी जो हुई थी उसको पब्लिश किया गया था किडनी इंटरनेशनल के अंदर, और उसमें इशू जो था वो बात कर रहे थे नेल1 की। अब नेल1 क्या है, चलिए इसको समझते हैं। नेल1 जो है वो एक प्रोटीन है जो कि यहाँ पर यूरिन के अंदर जब टेस्ट किया गया इन महिलाओं का तो उनके यूरिन में हमें दिखाई देता है, और ये जो नेल1 है ये बनता है जब किसी चीज़ के अंदर मरकरी या हमारी बॉडी जो है उसके अंदर मरकरी जो है वो ज़्यादा चली जाए। हम देखते हैं कि ये जो नेल1 है मेम्ब्रेन्स नेपोनेथी लिंक्ड होता है स्किन फेयरनेस क्रीम यूज से, और ये कैसे पता चल रहा है, देखिए 21 से हम देख पाते हैं 2021 से लगभग एक यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट थे। अब नेफ्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो डॉक्टर जो किडनी से संबंधित यहाँ पर स्पेशलिस्ट है, और नेफ्रो यहाँ पर लॉजी का मतलब होता है एक ऐसी पढ़ाई जो कि किडनी से संबंधित होती है। तो हम देखते हैं कि 2021 में एक डॉक्टर थे रंजीत नारायण जी जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट थे, वो दो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। उनके पास काफ़ी सारी महिलाएं आती हैं और उनके जो पेशेंट होते हैं उनमें लगातार एक जैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फैटिग, माइंड एंडिमा, फ्रोदी यूरिन, ये सब चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि उनके अंदर एक और चीज़ थी जो थी प्रोटोन्यूरियन। अब ये प्रोटोन्यूरियन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब यूरिन के अंदर हम देख पाते हैं यूरिन, और प्रोटोन का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन जो है वो ज़्यादा जब बन जाता है यूरिन के अंदर में, जिसकी रेंज यहाँ पर 6.5 से लेकर लगभग 22.2 ग्राम पर डे के हिसाब से सामने आ रही थी। अब इससे हमें समझ में आता है कि ये जो सब महिलाएं आ रही थी इनको मेम्ब्रानोइस नेफ्रोमेगी नाम की एक बीमारी है। ये जो बीमारी होती है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी आप ही का इम्यून सिस्टम इसको खुद से ही क्या करेगा, क्रिएट कर देता है, और इसी से नेफ्रोहोटिक सिंड्रोम पैदा होता है। अब ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो काफ़ी प्रोटीन है वो आपके यूरिन के थ्रू बार बार बाहर आ रहा है। अल्टीमेटली आपका जो रेनल होता है यानी किडनी जो होती है उसको फेल होने का यहाँ पर
हम देख पाते हैं कि खतरा बढ़ जाता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 70 से 80% केसेस जो थे MN के, मेम्ब्रोइड्स नेपोफेरपी के, वो लार्जेस्ट हम देखते हैं कि उसके अंदर जो टारगेट एंटीजन था वो हमें दिखाई देता है फॉस्फोरस की। मान लीजिए 100 पेशेंट आ रहे हैं और उनको यहाँ पर ये बीमारी जो है MN की वो हो गई है, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फॉस्फेसियस। अब ये फॉस्फेसियस A2 जो होता है इसको PLA2R भी बोला जाता है। लेकिन 2023 में हम देखते हैं कि ये जो महिलाएं जिनको सेम बीमारी थी इनके अंदर ये प्रोटीन दिखाई नहीं देता है। जब ये प्रोटीन दिखाई नहीं देता है तो रिसर्चर्स जो हैं वो भी यहाँ पर एक्चुअली में पूरे असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। सोच के देखिए, आपकी बीमारी होने का एक कारण होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को यहाँ पर टीबी हो गया, आपको नहीं, किसी को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसके पीछे हमें कुछ रीजंस का पता है कि ये क्यों हुआ होगा। उसमें स्मोकिंग भी एक कारण हो सकता है। लेकिन एक नई ऐसी टीबी उभर कर आ जाती है, एक नई ऐसी कफ उभर कर आ जाती है जिसके पीछे के जो कारण है वो एक्चुअली में पहले जो हमें पता है कि ये रीज़न से ये होती है उनमें से एक भी निकल कर नहीं है। तो लगेगा ना एक झटका कि ये फिर हो कैसे गया। उसी की जांच करने के लिए यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो रिलेशन बिठाया है फेयरनेस क्रीम के साथ में, वो यहाँ पर बिल्कुल कामयाब हुआ। हमें पता चलता है कि जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं उनके अंदर एक्चुअली के अंदर मरकरी का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, मरकरी, आपने सही सुना। मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक पदार्थ है, यानी अगर वो स्किन के अंदर चला जाए या उसको कोई खा लेता है तो वो जहर की तरह काम करता है और उससे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा या तो डेथ हो सकती है या फिर किडनी से रिलेटेड या फेटल जो इंजरीज है किसी की बॉडी के अंदर वो दिखाई दे सकती हैं। मरकरी के यूज़ के लिए इंडिया ने मैनमाता नाम की जो एक हम देखते हैं कि यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर भी इंडिया ने अपना पूरा का पूरा कन्वेंशन किया था। अब ये जो मीनामाटा कन्वेंशन था मरकरी पे, ये ग्लोबल ट्रीटी है। 2013 के अंदर इसको लाया जाता है। मीनामाटा जो है वो एक्चुअली में जापान का एक शहर होता था और इस शहर के अंदर क्योंकि एक फिशेज़ वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, कोस्टल एरिया है, तो मछलियाँ जो वो पकड़ कर खा रहे थे उनके अंदर मरकरी ज़्यादा मात्रा में आ रही थी। अब ये मरकरी खाने से वहाँ के लोगों को डिजीज़ होती है, डिजीज़ होने से उनकी आने वाली जो बच्चे भी उनको भी ये डिजीज़ होती है, जिस वजह से वो एक्चुअली में पूर्ण तरीके से स्टेबल पैदा नहीं हो पाते। कई लोगों को यहाँ पर क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि अपंगता जो है वो दिखाई देती है। इसी वजह से इसके प्रकोपों को देखते हुए इसी जापान के शहर के नाम से ये कन्वेंशन किया गया। 2017 में इसको लागू किया गया। इंडिया ने भी इसका साइन किया। लगभग 148 ऐसे देश हैं जो इसको साइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, लोगों का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखने के लिए इस मीनामाटा जो मरकरी है उसको बिल्कुल प्रयोग में लाना। एटलीस्ट हेल्थ की कंपोनेंट्स जो होते हैं, एटलीस्ट जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें बिल्कुल ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा। अब एक जीरो मर्करी वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2023 में, जिसमें बताया गया कि वैसे तो बैन लगा रखा है मर्करी के ऊपर, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, हर चीज़ में, दवाइयों से रिलेटेड इस पे बैन लगा रखा है। लेकिन स्टिल जो वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑनलाइन रिटेलर होते हैं और जो ये क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं और इनको बेचते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जितना इनको बोला गया है, इसकी लिमिट क्या होती है, 1 mg होती है कि आप केवल और केवल इतना इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये क्यों इस्तेमाल होता है इनमें, उसके काम को भी हम समझेंगे, उसके पीछे की साइंस को भी समझेंगे। लेकिन इन रियलिटी में वर्ल्ड की जो 213 यहाँ पर फेयरनेस प्रोडक्ट है उनमें से 12 कंट्रीज़ में ये परचेज़ की जाती हैं। जब कुछ NGOs के द्वारा उनको टेस्ट किया गया तो उनमें से 90% जो फेयरनेस क्रीम थी उनके अंदर हमने देखा कि मरकरी की जो कंसंट्रेशन रेंज थी वो 1.81 से लेकर यहाँ पर 74,800 ppm ऑफ मरकरी हमें मिलती है। और ये कितना प्रिस्क्राइब किया गया है, ओनली 1 ppm। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी मात्राओं में। अब क्यों मिलाई जाती है ये मरकरी स्किन फेयरनेस क्रीम्स के अंदर? देखिए, जब हम देखते हैं कि स्किन फेयरनेस जो क्रीम होती है उनके अंदर एक्चुअली में उनका काम क्या है कि स्किन को उन्हें लाइटन करना है, गोरा बनाना है। मरकरी क्या करता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है और ब्लड के अंदर जाता है तो हैवी आपके ब्लड को बना देता है, टॉक्सिन्स और मेटल्स उसके अंदर चले गए, मरकरी चला गया है। अब ये क्या करेगा कि मेलानिन क्या होता है आपका, एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन ही है मेलानिन भी, जो प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद
जो ये आपकी स्किन का कलर होता है उसको वो देता है, डार्क कलर ये देता है। अब ये रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो सकता है धूप निकल रही हो तो उसी वजह से मेलानिन प्रोड्यूस हो गया ताकि स्किन जो है वो जले ना। तो ये जो मेलानिन होता है इसको ये ब्लॉक करना बंद कर देता है, और ब्लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ब्लॉक करना बंद नहीं कर देता है, एक्चुअली इसको ब्लॉक कर देता है, इसको बनना बंद कर देता है। जब ये अंदर जाती है मरकरी तो ब्लॉक हो जाता है। जितनी ज़्यादा मरकरी होगी उतनी ज़्यादा स्किन जो होगी वो लाइट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेलानिन क्या हो गया, बनना बंद हो गया। अब इसके दोहरे नुकसान, एक तो मेलानिन जो थोड़ा फायदेमंद है वही यहाँ पर बंद हो रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि मरकरी की वजह से ब्लड के अंदर हम देख पाते हैं कि हैवीनेस आ जाती है, क्योंकि अब लोगों को ये बात पता नहीं है कि आप जो भी अपने फेस या स्किन के ऊपर लगाते हो वो इन रियलिटी में आपके स्किन के थ्रू आपके ब्लड के अंदर नीचे चले जाते हैं। अब ये कैसे होगा, लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि कैसे जो आपकी स्किन होती है एक्चुअली के अंदर में उसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं या फिर जिनको हम फोकल्स बोलते हैं, फॉलिकल्स, वो क्या करते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं टिश्यूज़ वगैरह के द्वारा, हेयर फॉलिकल्स के द्वारा यहाँ पर। और अब्जॉर्व होने के बाद में जो स्वीट ग्लैंड्स है वो भी उनको क्या करती हैं, अपने अंदर लेकर जाएंगे जहाँ से आपका पसीना बाहर आ रहा है। फिर हम देखते हैं सीबकस ग्लैंड को, ये सब ऑब्जर्व कर लेते हैं और रिपीटेड बार बार जब ये टॉक्सिसिटी आपके टिश्यूज़ के अंदर में आती रहेगी उससे मिलकर वो ब्लड के थ्रू और ज़्यादा आपकी बॉडी में चली जाती है। फिर किडनीज तक हम उसको जाते हुए देखते हैं, जिससे किडनी जो हमारी है उन पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होता है। हालांकि जब ये रिसर्च की गई तो डॉक्टर्स ने जब इसका पता लगाया कि इसका रिलेशन यहाँ पर फेस क्रीम के इस्तेमाल से है, तो उसने डॉक्टर्स ने क्या बोला, महिलाओं को बोला कि आप तुरंत जो आप ये इसका इस्तेमाल कर रही हैं उसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, और उसके बाद में हम रिज़ल्ट देखेंगे। 7 से 8 महीने की यहाँ पर दवाइयाँ चली और उसके बाद हमें पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो देखने शुरुआत हो चुकी है। तो खैर ये था एक अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक, और इसके अलावा ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है जीएस पेपर 3 में। इसमें एनवायरनमेंट के अंदर भी हम इसको देख पाएंगे। फिर हम दूसरी जगह पे, क्योंकि हमने बात की मिनामाटा कन्वेंशन की, हम इसको इकोनॉमी के अंदर भी देख पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमें पढ़ना होता है हेल्थ के अंदर हम देख पाते हैं अलग अलग स्कीम्स को, और हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में, खासकर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर मर्करी जैसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट जो होता है वो फिर हमें इस प्रकार से खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस पिटीशन टू एंड कॉलेजियम्स रिवाइव NJAC। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और पिटीशन में जो ये पिटीशन फाइल की गई थी इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर बोला गया था कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, क्या है कॉलेजियम सिस्टम, समझाती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को कि उसको एक्चुअली में क्या करना है, बंद कर दीजिए। और जो NJAC है, NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको वापस से ले आइए। अब ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में 2014 के अंदर इस जुडिशियल कमीशन को लेकर आती है, जिसके तहत में गवर्नमेंट जो होगी उसका भी रोल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट प्लस जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको नियुक्त करने के लिए। फिलहाल कौन कर रहा है, CGI की यहाँ पर फिलहाल इसके लिए नियुक्ति करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनको यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी होगा नियुक्त, उसको एक्चुअली में प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन सुझाव सबसे पहले CGI द्वारा दिया जाता था। अब ये कॉलेजियम सिस्टम बन गया है कि इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर जजेस होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, उसमें CGI भी यहाँ पर होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये सब मिलकर इस बात का फैसला लेंगे कि अभी जो जजेस को यहाँ पर ढूंढना है या नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो हम किसके द्वारा करें। तो ये जो पिटीशन है इसको डिक्लाइन कर दिया गया है। पिटीशन को डिक्लाइन करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर कोर्ट रजिस्ट्रार हैं पुनीत सहगल, उन्होंने 6 पेज के ऑर्डर के अंदर ये बताया कि इसके ऊपर पहले ही यहाँ पर बेंच जो अक्टूबर 2015 में बैठा था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इस बात को बताया जा चुका है कि यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम जो होगा वही काम करेगा। और देखिए,
बार बार पिटीशन डालकर सेम टॉपिक के ऊपर, क्योंकि PIKL की बात हो रही है, पिटीशंस का जो ये पूरा का पूरा हमने देखा है जुडिशियल रिफॉर्म, उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात होती है। पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई काम है तो ठीक है आगे आइए, लेकिन अगर बार बार सेम ही टॉपिक के ऊपर ये होता रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारे जो PIL है उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हो सकता है कि उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई ना की जा सके। इसी वजह से जो पिटीशन है वो हम देखते हैं कि इसको यहाँ पर अभी के लिए खारिज कर दिया गया है। लेकिन इसी जगह पर आर्टिकल को छोड़ने से पहले क्यों ना एक बार समझ लेते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली के अंदर है क्या। तो कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पर 3 मेन जो जजेस की बात हो रही है, 3 जजेस केसेस की, उनकी यहाँ पर हम एक बार देख भी लेंगे उसको कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और जुडिशियल सिस्टम का, उसके ऊपर यहाँ पर बात होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम को अगर हम देख लेते हैं तो हमारा समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और संविधान का आर्टिकल 124 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए और यहाँ पर इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट हो जिसका एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और पार्लियामेंट जब तक कोई कानून ना बनाए तब तक यहाँ पर नॉट मोर देन 7 अदर जजेस होने चाहिए। फिलहाल पार्लियामेंट ने ऑल दो कानून बनाए हैं। आज के टाइम पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो 33 जजेस हमारे टोटल अभी काम करते हैं। शुरुआत में 1951 में जाते हैं तो देख पाते थे कि केवल 8 जजेस थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अब हर जो जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो किया जाता है उनका प्रेसिडेंट के द्वारा, और उन्हीं के हैंड एंड सील के द्वारा उनका अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन उससे पहले कंसल्टेशन यानी कि सुझाव लेना पड़ता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, अगर वो स्टेट की बात हो रही है तो, और प्रेसिडेंट अगर नेसेसरी समझते हैं तो वो तब जाकर किसको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं, जो भी जजेस को उनको अपॉइंटमेंट देनी होती है। अनटिल जो किसी भी जज की एज होती है वो हम देख पाते हैं कि 65 ईयर यहाँ पर जजेस की एज रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट जजेस यानी इससे ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए वो रखी गई है 62 ईयर की, 62 साल की। हम ये भी देख पाते हैं कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका ओपिनियन जो उनको लेना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो उनके लिए लेना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ सकते हैं। ओपिनियन जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर, कि ये नहीं है कि अभी प्रेसिडेंट के ऊपर जो ओपिनियन यहाँ पर या सुझाव जो है दे दिया गया है वो प्रेसिडेंट चाहे तो माने ना चाहे तो ना माने, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली के अंदर ये बाइंडिंग है, यानी कि प्रेसिडेंट को जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो अदर कॉलेजियम सिस्टम है उनके द्वारा, उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं को नियुक्त यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये उनको मानना पड़ता है। ओपिनियन के अंदर हम देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। इवन 2 जजेस जो होते हैं अगर उनके एडवर्स ओपिनियन भी है, मान लीजिए यहाँ पर 4 जजेस हैं, उनमें से 3 जजेस बोल रहे हैं कि पर्सन ए जो है उसको हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाना चाहिए, लेकिन 1 जज बोल रहा है कि नहीं पर्सन बी मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं, तो भी ये जो सुझाव है इसको कहाँ नहीं भेजना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास में नहीं भेजना चाहिए। यानी कि सर्वसम्मति यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सर्वसम्मति यानी कि कंसेंसस जो है सभी के सभी को मिलकर एक साथ में तब जो उनका डिसीजन आता है केवल उसी को यहाँ पर भेजना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री को देखते हैं, कॉलेजियम सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, और क्योंकि मेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है, पहले भी इससे सवाल पूछे गए हैं मेंस के अंदर। जीएस पेपर 2 में हम इसको देख पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आर्टिकल 124, 217, 222 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे आर्टिकल हैं जो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 124 बात कर रहा है प्राइम मिनिस्टर जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 222 यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड बातें कर रहा है। और ये तीनों ही जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन तीनों को कंसल्ट करना है जस्टिस जो हमारा होता है चीफ जस्टिस के साथ में। सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट के अंदर हम देख पाते हैं, और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनैलिटीज से अगर स्टेट लेवल की बात हो रही है तो जब भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या कोई ट्रांसफ़र किसी भी जज का उन्हें करना होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी जज का, हाई कोर्ट के जज का कहीं पर ट्रांसफ़र करके उनको केरला से भेज देंगे,
बॉम्बे, नहीं, वो खुद से नहीं भेज सकते। पहले उनको क्या करना पड़ेगा, कॉलेजियम सिस्टम या जो चीफ जस्टिस है उनके साथ में उनको पहले सुझाव लेने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जुडिशरी जो है वो एक अलग ब्रांच है, पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव एक अलग ब्रांच है, और उनकी जो पावर्स है वो भी संविधान के अंदर अलग अलग दी गई है। 1970 में हम देखते हैं, शुरुआत में संविधान के अंदर ही दिया गया था। 1970 में हमें दिखाई देता है एक सीरीज ऑफ डिसीजंस आते हैं पॉलिसीज़ को चैलेंज करने के लिए, और जो पावर है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती थी कि जो ये जजेस का यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है उसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सके। इसी वजह से ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये जो नेशनल जुडिशियल यहाँ पर आया है अपॉइंटमेंट कमीशन, वो केवल इसी चीज़ के लिए लाया गया है। तो वही है कि पावर ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय पे गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज करना चाहती है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, कोर्ट की थोड़ी सी अटैक करके, उनकी पावर्स को अटैक करके उनकी पावर्स को कम करना चाहते थे। और इमरजेंसी रूल पीरियड 1975 1977 के अंदर हम ऐसे इंस्टेंसेस को देख भी पाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रीलिम से रिलेटेड जितने भी हम यहाँ आर्टिकल पढ़ रहे हैं उनके नोट्स मिल जाते हैं। साथ ही में आर्टिकल से रिलेटेड जो पहले प्रीलिम्स में सवाल पूछे गए हैं, हो सकता है वो 2020 में पूछा गया हो, 2012 में पूछा गया हो, तो जो भी यहाँ पर सवाल है वो आपको मिल जाता है क्विज के फॉर्म में, ताकि आप पढ़कर उसको यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर सके। मेंस में ऐसे आर्टिकल से क्या सवाल आया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम की, तो उससे रिलेटेड क्या सवाल आया, कौन से साल में आया, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाता है। और हम देखते हैं कि जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका भी जो पीपीटी है वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाती है, सो दैट अगर आप रिवाइज करना चाहें तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये अगर आपको ज्वाइन करना है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेलीग्राम का सर्च बॉक्स होता है, या तो वहाँ पर जाकर यूपीएससी स्प्रिंट नाम से चैनल को सर्च किया जा सकता है, या फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी के कमेंट बॉक्स के अंदर आप चले जाइए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 जजेस केसेस के बारे में। तो ये एक्चुअली में टाइमलाइन क्या थे। इंडिपेंडेंस के बाद में हमने अभी तक देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा अडॉप्ट किया जाता है 1950 में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 1973 जो प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट करते थे। यहाँ पर हर जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनको क्या करना पड़ता था, अपनी सुझाव सब कुछ लेना पड़ता था। अब अपॉइंटमेंट खुद कैसे होता था, जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता था ना 1950 से 1973 में, तो 1973 तक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंसेंसस होता था गवर्नमेंट के साथ में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में। अब मैं प्रेसिडेंट की जगह यहाँ पर वर्ड मैंने गवर्नमेंट यूज़ किया, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको वही करना होता है ना जो भी यहाँ पर आर्टिकल 77 के अकॉर्डिंग में प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो उनको करने को बोलेंगे, राइट। तो इसी वजह से हम प्रेसिडेंट की जगह एक्चुअल उसको गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो एक कन्वेंशन फॉर्म किया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी सीनियर होते हैं सबसे ज़्यादा उनको हम लोग सीजीआई यहाँ पर बनाएंगे। इस तरीके से एक तरीके का ये एक ट्रेडिशन चलता था। लेकिन 1973 में, यानी ये पूरा का पूरा केसेस हुए कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, तो 1973 के अंदर हम देख पाते हैं कि जो मैंने अभी इंदिरा गांधी की बात की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर को कम करना चाहती थी, तो 1973 में हम देखते हैं कि A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, और जबकि वो सीनियर मोस्ट जज यहाँ पर नहीं थे, यानी उनसे भी बड़े जजेस थे। और इसी बात से नाराज़ होकर, नाखुश होकर जो बड़े जजेस थे वो क्या करते हैं, अपना रिटायरमेंट दे देते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम बन जाती है कि ये तो ठीक बात नहीं है। फिर अगेन 1997 में अनदर चीफ जस्टिस जो है उनको भी ऐसे ही बनाया जाता है, सुपर शेड कर देते हैं उनके सीनियर्स को। और यहीं से ये जो क्लैश है कि एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर ज़्यादा रोल रहेगा या जुडिशरी का, ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी वजह से होता है पहला जजेस केस। तो ये पहला जो जजेस केस था वो फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के नाम से हम इनको
जान सकते हैं। लेकिन पहला होता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में जजेस ट्रांसफ़र केस। अब इसमें क्या होता है चलिए समझते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक पिटीशन फाइल की जाती है 1982 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जो केस था ये SP गुप्ता केस ऑफ फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस होता है, 2 मेजर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। और ये जो 2 मेजर हम पॉइंट्स देख पाते हैं, इनमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा जाता है कि कंसल्टेशन जो दिया गया है कि चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन किया जाएगा। अगर आपको अभी मैं बता रही हूँ ना बार बार कि CJI से पूछकर पहले किया जाता था, अब कलेजियम सिस्टम है, 4 और सीनियर यहाँ पर जो जजेस होते हैं वो इसके अंदर उनकी गणना की जाती है। तो ये जो कंसल्टेशन है इसका मतलब केवल सुझाव लेना है या फिर ये बाइंडिंग भी होगा। तो 124 आर्टिकल के तहत में जो ये दिया गया है इसके ऊपर एक सवाल उठा दिया जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो इस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य होते हैं या बाध्य नहीं होते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। अनदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जाता है वो किया जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो इस चीज़ का भाग बनता है कि हाई कोर्ट के जज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है तो वो क्या स्टेट कर सकती है अगर वो चाहे तो, या फिर स्टेट अगर नहीं चाहती है कि किसी जज को हमें ट्रांसफ़र करना है, केरला से बॉम्बे भेजना है, तो क्या वो अगर नहीं चाहती है स्टेट तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफ़र फिर भी कर सकता है। तो ये 2 सवाल इसमें उठाए जाते हैं क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी। हम देखते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी जज को यहाँ पर बिना स्टेट चाहे या ना चाहे, गवर्नमेंट यानी कि चाहे या ना चाहे, वो किसी हाई कोर्ट के जजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि CJI का जो फैसला होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट को मानना ही होगा। फिर आता है सेकंड सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो सेकंड जजेस केस है जो कि अनदर पिटीशन फाइल होती है 1993 के अंदर। हम देख पाते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के नाम से, तो इसको क्या बोला जाता है, सकारा के नाम से भी हम देखते हैं। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ही पहली स्टेटमेंट को ओवर रूल कर देते हैं और जो कंसल्टेशन थी उसका मीनिंग बदल देते हैं। अब कहते हैं कि पहले उन्होंने एक सवाल उठाया था कि ये जो बाइंडिंग नेचर है इसका वो एक्चुअली में हम देखते हैं कि सलाहकार की तरह काम करेगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को पूरे तरीके से ये जो सवाल यहाँ पर जो हुआ था पहले जजेस केसेस के अंदर कि प्रेसिडेंट की ये सलाह लेनी है या प्रेसिडेंट को जो CJI ने बोल दिया वो मानना भी होगा। तो यहाँ पर बोला जाता है कि बिल्कुल उनको वही मानना होगा जो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जाता है। और इसी केस से 1993 से ही हम जन्म होता देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम का। अब क्या कहा जाता है कि क्योंकि ये इश्यूज हो रहे हैं तो अब जो CJI नया बना करेगा या जो भी अपॉइंटमेंट होगा किसी भी जज का वो कैसे होगा, केवल CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ना मानकर यहाँ पर 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। सीनियर मोस्ट जजेस यानी जो भी सबसे बड़ी एज के अंदर वहाँ पर है रिटायर होने से पहले, और वो यहाँ पर सामने आएंगे। फिर होता है थर्ड जजेस केस। ये 3 ही केस है जो ज़्यादा फेमस है। ये होता है 1998 के अंदर, और 1998 के अंदर ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको फिर से सवाल में लाया जाता है। और जो कंसल्टेशन है आर्टिकल 124, 217, 222 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके मीनिंग के ऊपर फिर से सवाल उठता है। तो चीफ जस्टिस अगेन इसमें हम देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम यहाँ से जो जन्म हो रहा था, अभी तक क्या किया गया था कि CJI की बात को इनको पूर्ण तरीके से मानना होगा। अब यहीं से इसी के बाद से जन्म होने वाला है यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का, जिसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो अब हम दोबारा से एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं। पहले 1973 से पहले हम देख पाते हैं कि CJI जो थे वो यहाँ पर डिस्कस करते थे प्रेसिडेंट के बाद में, उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट जिसका भी करना होता था कर दिया जाता है। 1981 के अंदर में एक पिटीशन जाती है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर CJI जो होंगे उनका फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। वो मानना चाहे तो मान सकते हैं, ना मानना चाहे तो ना मानने सलाह की तरह वो काम करेगा। 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल देते हैं, कहते हैं कि ये जो फैसला लिया गया है वो एक्चुअली के अंदर बाइंडिंग होगा, नेचर के अंदर में मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को जो CJI ने बोल दिया। और तीसरे केस से यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब केवल CJI नहीं बल्कि यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट और जजेस होंगे और इन सब की जो सर्वसम्मति होगी। ऐसा ना हो कि 2 कुछ कह रहे हैं 2 कुछ कह रहे हैं, जो सब के सब यहाँ पर बोल रहे हैं वही मानना होगा एक्चुअली में प्रेसिडेंट को।
तो खैर हाई कोर्ट के अंदर देखें तो ये जो कॉलेजियम होता है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस का होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 4 जजेस का होता है। और अगर हम बात करते हैं कि जब किसी के ट्रांसफ़र करना है, अपॉइंटमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, 4 सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है तो 4 जजेस का कॉलेजियम है, हाई कोर्ट में करना है तो 2 का कॉलेजियम है। लेकिन हाई कोर्ट से किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करना, तो उस समय पे 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनके साथ में जो 2 हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के, ये मिलकर सभी बताते हैं कि ट्रांसफ़र किसी का होगा या नहीं होगा, और होगा तो कहाँ होगा। खैर कॉलेजियम सिस्टम की और बात करें तो जो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कंपोजिशन कॉलेजियम सिस्टम के अंदर किस किस का होता है। एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होते हैं अगर हम बात करें हाई कोर्ट की यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। नेशनल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है जुडिशियल, वो एस्टैब्लिश किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अब 2015 में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को खारिज कर दिया गया था। कहा गया था कि ये गलत है, एक्चुअली में यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। 1993 के अंदर जो जजमेंट आया था उसी के बिहाफ के ऊपर इस जो ये केस होता है 2015 में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देते हैं। कंपोजिशन जो है वो हम देख पाते हैं कि इसके अंदर बोला गया था कि कैसे एक होगा चीफ जस्टिस, 2 होंगे यहाँ पर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, तीसरे इसके अंदर होने थे लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और 4th होने थे 2 एमिनेंट मेंबर जो भी सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर चुनाव करे। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर 1 और 2 3 और 4 5 मेंबर्स का ये कमीशन का क्या बनने वाली थी, कमेटी बनने वाली थी। यानी इनके तहत पर ये सब डिसाइड करते कि कौन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कौन हाई कोर्ट का जज होगा, कौन किसका ट्रांसफ़र करेगा। हालांकि जुडिशरी को ये बात पसंद नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर देता है, बिल्कुल नागवारा यहाँ पर दिखा देता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ये अपॉइंटमेंट जो होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस होते हैं वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता। NGAC बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको रेक्टिफाई कर दिया गया था 16 स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कि ठीक है इसको हम लेकर आएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय पे प्रणब मुखर्जी थे, 31 दिसंबर 2014 में उसके द्वारा उन्होंने इसको लागू करने को भी बोल दिया कि ठीक है। लेकिन NGAC एक्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बोला भी गया था 2015 से जो आने वाला था फोर्स में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अब फिर से हम देखते हैं कि NGAC के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड 2 एमिनेंट पर्सन इस तरीके से आने वाले थे। खैर आई होप आप लोग अब इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके पीछे जो पूरा का पूरा हमें डिटेल्स का पता होना चाहिए उनको आप अच्छे से यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द वार ऑन गाजा एंड अमेरिकाज पैराडॉक्सल रोल। देखिए ये जो आर्टिकल लिखा गया चेतन राणा के द्वारा, और ये बहुत ही एक तरीके से मैं बोलूँ नाखुश होने वाला यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे जो अमेरिका है वो पैराडॉक्स कर रहा। पैराडॉक्सिकल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा रोल जो स्थिति से विपरीत है, यानी कहना कुछ करना कुछ। तो हम देखते हैं, ये बताते हैं कि किस प्रकार से लगभग 34,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। ये जो वॉर हो रहा है गाज़ा और इज़राइल के बीच में, इसमें से 33,000 से ज़्यादा लोग पालिस्तानी हैं। बलिस्तानी यानी कि हिंदी में जिनको फिलिस्तान भी बोला जाता है। 12 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो इजरायली थे, 97 इनमें से जर्नलिस्ट थे, और कुछ यहाँ पर मीडिया के वर्कर्स थे, और कुछ यहाँ पर जो मदद पहुँचाने के लिए गए हुए थे लोग, उनमें से कुछ एड वर्कर्स थे। मोस्ट ऑफ द इजरायली जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो इसराइल के अंदर मौत हुई हैं, वो हुई थी हमास ने जब अटैक किया अक्टूबर 7 को। उस दिन उन्होंने 1200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मार दिया। 100 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज बना कर ले गए, जिनको अभी तक काउंट नहीं किया गया है। लेकिन इजराइल ने जो बदला लिया है, वापस से जो अटैक किया है, वो फ़िलहाल का अभी तक का ह्यूमैनिटी जो चल रही है उसका सबसे वर्स्ट बदला या डे ऑफ टेरर की तरह हम उसको देख सकते हैं। आप देख ही सकते हो कि कैसे 1200 लोगों के बदले के लिए यहाँ 33,000 लोगों को मार दिया जा चुका है ऑलरेडी, और अभी तक भी ये जो
आंकड़े हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से कहते हैं कि किस प्रकार से जो मसकार है, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ में मार देना, इसके अंदर केवल इज़राइल ही यहाँ पर हम इसको वो नहीं बोल सकते हैं, ठहरा नहीं सकते हैं कि केवल इज़राइल की इसमें गलती है। रेदन जो उसके वेस्टर्न अलाइज है, जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं वेस्ट से, उन लोगों का भी यहाँ पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और उन लोगों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि हिपोक्रेसी दिखाई जा रही है कि यूएस जो है वो लगातार दिखा रहा है कि नहीं, हम तो न्यूट्रलिटी चाहते हैं, मैं तो दोनों की तरफ बिल्कुल सेम हूँ, निष्पक्ष हूँ, न्यूट्रल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन इन रियलिटी में वो इज़राइल की स्टेटहुड का सबसे बड़ा सपोर्टर है, सबसे प्राइमरी सपोर्टर भी हम उसको बोल सकते हैं। यूएस एक ऐसा पहला देश था जिसने इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया 1948 में बनने के बाद से। यूएस ने ही अभी तक जो इज़राइल सर्वाइव कर रहा है इतने एक्सट्रीमली हॉस्टाइल नेबरहुड के अंदर, कोई भी उसका पड़ोसी देश उसको देखकर खुश नहीं है, वो अभी भी इज़राइल कर पा रहा है यूएस की मदद से। सुपरफिशियली अगर हम देखें तो ये जो एफर्ट्स है टू स्टेट सॉल्यूशन के, वो 1973 से ही हम देख पा रहे हैं कि यूएस सामने रख रहा है। लगातार मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे बहुत बार बहुत सारी बातें बता चुकी हूँ। हमने पूरा एंशियंट टाइम से जाकर कि किस समय में इनकी शुरुआत होती है वॉर की, ये तकलीफ जो थी, और अभी तक का पूरा इसको समझा है हिस्ट्री को। और एट द एंड हर जगह पर जो बात आती है वो आती है टू स्टेट सॉल्यूशन की, कि दोनों को एक दूसरे को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ना ही तो गाज़ा, ना ही तो पैलेस्टाइन इसको करने के लिए खुश है, और ना ही इज़राइल की तरफ से भी अब ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। 1973 में अरब इज़राइल वॉर हुई थी। उसके बाद में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, जिमी कार्टर, कैंप डेविड टॉक्स, बिल क्लिंटन, उन सभी ने टू स्टेट सॉल्यूशंस को यहाँ पर रखा। और जो जॉर्ज बश का रोड मैप था पीस एंड, हम देख पाते हैं तो उस सब के अंदर भी यूएस के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने 6 प्रिंसिपल सामने रखे। अब ये जो टू स्टेट का फंडा था या पीस था, शांति जो ये करवाना चाहते थे, अकॉर्डिंग टू ऑथर, इनको लगता है कि ये थोड़ा न्यूट्रल नहीं था, यानी ये जो समझौता हो रहा था वो निष्पक्ष नहीं था, क्योंकि इज़राइल की सेटल जो था उसकी तरफ में यहाँ पर यूएस जो करवा रहा था समझौता, उस तरफ वो झुक जा रहा था। और ये हम समय समय पर देख पाते हैं कि कैसे यूएनएससी के रेजोल्यूशन में भी, जहाँ यूनाइटेड नेशन यहाँ पर परमानेंटली एक स्टेटस देना चाहता था पैलेस्टाइन को, वेस्टर्न बैंक को, कि हाँ वो भी एक कंट्री है, उसमें बार बार यूएस वीटो कर देता है कि नहीं, उनको आप क्या नहीं करेंगे, एज अ कंट्री का यहाँ पर ओहदा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो उसके अंदर हमास जैसा टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यूएस अलग तरीके से इज़राइल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बनता है, उनको मदद देता है। 16% जितने इज़राइल की मिलिट्री के अंदर यहाँ पर हम देख पाते हैं खर्चा जो आता है वो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट किया जाता है यूएस को, कि उन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर किया है। अब अरब इज़राइल की जब टाइज अब थोड़ी सी नॉर्मल होने वाली थी, अब हम देखते हैं अब्राहम अकॉर्ड की यहाँ पर बात हो रही थी कि उसको साइन किया जाएगा, और अरब जो होगा वो क्या करेगा, सऊदी अरेबिया और जो कंट्री है वो इज़राइल को एज अ कंट्री की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये भी एक देश है। लेकिन उससे पहले ही ये क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि युद्ध हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूएस समय समय पर इज़राइल के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन जो फिलहाल अभी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर यूएसए के, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर क्या होता है, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम देखते हैं कि यूएस इज़राइल के रिलेशनशिप जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं जितने पास्ट में थे। और इसका कारण काफ़ी सारे हैं, जैसे प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर जो अटैक कर रहे हैं बार बार जुडिशरी के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जुडिशरी से वो कुछ रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं इज़राइल में, जिससे जुडिशरी पे अटैक हो रहा है। उसके अलावा वो वॉर यहाँ पर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं अल अक्सा मॉस्क के ऊपर, जो कि जेरूसलम के अंदर हम देख पाते हैं। तो ये सब होने के बाद में यूएस उससे क्या है कि वास्ता अभी तक उतना नहीं रख रहा, उसको लग नहीं रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। अलग से जो अब्राहम अकॉर्ड होता था वो अभी कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है यूएस को, और वही फंडामेंटल है जो अभी तक यूएस और इज़राइल के जो रिश्ते हैं उनको मजबूत बनाए हुए हैं।
लेकिन ये कोई सरप्राइज़ नहीं था जब जो बाइडन ने अक्टूबर 10 2023 के जो उन्होंने एड्रेस किया और उसमें रिमार्क किया कि इज़राइल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और यूनाइटेड स्टेट जो है वो पूरा इज़राइल के साथ में है। और अब हम देख पाते हैं अप्रैल 2024 के अंदर यूएस कहता है कि ईरान के ऊपर अगर इज़राइल जो है वो रिसलिएट करता है, वापस से हमला करता है, तो यूएसए को अपने पास नहीं खड़ा पाएगा। तो ये सिचुएशन जो है समय के साथ में यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दी और उसका कारण यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाइडन जो है उनकी कुछ बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और पीस की तरफ, शांति की तरफ होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि एक्चुअली में ये लोग कोई ट्रू यहाँ पर लीडर है ही नहीं। कुछ ट्रू लीडर हैं जो हम देख पाते हैं, जैसे कि कोलंबिया के स्टूडेंट जिन्होंने यूएस की जो अमेरिकन लीडरशिप है उसके ऊपर केस किया है, उन्होंने उनको यहाँ पर जिम्मेवार ठहराया है कोर्ट के अंदर कि उन्होंने जीनोसाइड करवाया है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों को यहाँ पर मरवाया है। ग्लोबली कुछ कंट्रीज़ जैसे कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश जो कि यहाँ पर सामने आई हैं गाज़ा के लिए भी, जो उनका समझौता भी करवाना चाहती थी, तो ये कंट्री एज अ ट्रू अपना दिखा रही है, एक लीडरशिप दिखा रही है। लेकिन इन रियलिटी में यूएस जैसी जो लीडरशिप है वो न्यूट्रल नहीं है। वो बहुत मात्रा में हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कैसे एक पेनफुल आयरनी को दिखा रहा है, जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा औरतों और बच्चों की इस युद्ध में डेथ हो चुकी है, जिनका कोई दोष भी नहीं था। लेकिन यूएस और जो अदर कंट्री है उनको दुख होता है, तो 7 वर्ल्ड जो सेंट्रल किचन है उनके वर्कर्स के लिए जो वहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए गए थे, जिसमें से 10-12 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई। तो काफ़ी बड़ी आयरनी ये है, दुख की बात है। ग्रीम रियलिटी यही है कि अमेरिका की जो लीडरशिप है उसने सच बताए तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर सबको यहाँ पर जो सच्चाई है उससे दूर कर दिया है और एक नया ही नरेटिव सबके दिमाग में यहाँ पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है कैन ग्रीन क्रेडिट बेनिफिट्स इंडियाज़ फॉरेस्ट। देखिए, अब सबसे पहले तो सवाल उठाया गया है आर्टिकल के अंदर कि ये जो ग्रीन क्रेडिट है क्या वो इंडिया के जो फॉरेस्ट है उनको फ़ायदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस पे हम डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया के अंदर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो एक स्कीम की तरह यहाँ पर लेके आया गया है, प्रोग्राम की तरह अनाउंस किया गया है। और ये अनाउंस किया गया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अक्टूबर 2023 के अंदर। अब इसके अंदर क्या बोला गया था, ये एक ऐसा मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जहाँ पर जो इंडिविजुअल है या कंपनीज़ हैं वो कुछ इनिशिएटिव कर सकती है ग्रीन में यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके बाद में ग्रीन क्रेडिट्स को अपने लिए क्लेम कर सकती हैं। अब आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या ग्रीन क्रेडिट है, तो इसको चलिए मैं थोड़ा आसान बनाती हूँ, एग्जांपल की तरफ से एक स्टोरी की तरह आप लोगों को समझाती हूँ, सो दैट आप लोग इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाएँ। ये जो ग्रीन क्रेडिट होता है, किसी भी चीज़ का क्रेडिट क्या होता है, श्रेय लेना, यानी कि आपने कोई काम किया है उसका आप क्या करो, श्रेय ले रहे हो। इसमें हम बात करें कैपिटल की, मनी ले रहे हो आप किसी काम को करने के। अब ये कुछ हम इसको कार्बन जो क्रेडिट का यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक सिस्टम होता है, उससे कंपेयर कर पाते हैं कि कोई एक ऐसी कंट्री है जिसने कार्बन कम छोड़ा है, उस हिसाब से उसके पास कार्बन क्रेडिट जो है, क्रेडिट वो सर्टिफिकेट है, वो चाहे तो उसको बेच सकती है जिसके पास में वो कम है। ऐसा यहाँ पर है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या किया गया है। अब तो इसके अंदर खैर थोड़ा सा और बदलाव लाया गया है प्रोग्राम के अंदर। इसको लाइफ जो हम देख पाते हैं कि इनिशिएटिव है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, लाइफस्टाइल टू लीव लाइक एन एनवायरमेंटल जो लाइफस्टाइल है उसके लिए, जीने के लिए, तो उसमें अलग अलग चीज़ों को और कर दिया। इसमें वोटर की बॉडीज़ जो हैं उनके लिए भी ग्रीन क्रेडिट देना शुरू कर दिया गया है, ग्रीनरी के लिए भी। लेकिन फॉरेस्ट में ये सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फॉरेस्ट के लिए क्या हेल्पफुल है या नहीं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि देखिए डेवलपमेंट और जो यहाँ पर हम देखते हैं एनवायरनमेंट, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पृथक भी हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ थोड़े अलग हैं, डिफरेंट हैं और एक दूसरे से, क्योंकि जैसे जैसे आप डेवलपमेंट विकास करते जाएंगे वैसे वैसे आप एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करते जाएंगे। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट से भी काम नहीं चल सकता है, क्योंकि वो करके हमने देखा कुछ समय तक, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये सोचने की बात है। आज जो सबसे बड़ा क्राइसिस है हम ह्यूमंस के सामने, जो क्लाइमेट चेंज, वो उसका अंजाम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक थ्योरी आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि
विकास। तो सतत विकास का मतलब होता है कि इस तरह से डेवलपमेंट करना है हमें, या सस्टेनेबली लेवल पे डेवलपमेंट करना है कि हम केवल उतना ही विकास करें या उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो हम भी इस्तेमाल कर सकें और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रहे, और एनवायरनमेंट के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। इसको करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, अब इसी के अंदर में इसको लाया गया। मान लीजिए एक ABC नाम की एक कंपनी है, या कोई पर्सन है A नाम का, या फिर कोई हम देखते हैं इंडिविजुअल की जगह यहाँ पर NGO है जिसका नाम है B। अब ABC जो कंपनी है वो चाहती है कोई डेवलपमेंट करना। उसको क्या चाहिए, उसको क्या करना है, फॉरेस्ट की एक जगह है उसके ऊपर से कोई जो विकास वो कर रही है उसमें उनको एक रोड बनाना है। अब वो ज़मीन बनाने के लिए या रोड नहीं तो कुछ और उनको बनाना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उनको अपनी कंपनी का एक भाग वहाँ पर बनाना है, क्योंकि उनको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो हम देख पाते हैं कि उस रोड को बनाने के लिए फॉरेस्ट का जो कुछ एरिया है उसको काटना पड़ेगा, पेड़ कटेंगे तभी तो वो क्या होगा, वहाँ पर रोड बन पाएगा। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो जाएगी स्टेट के यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में। स्टेट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, जिस भी स्टेट के अंदर वो फॉरेस्ट है, वो स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलेगी कि हमें इतनी ज़मीन की ज़रूरत है फॉरेस्ट में, आप हमें दे दीजिए। अब ऐसे तो नहीं देंगे, क्योंकि पहले तो इसके लिए क्या होता था, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असिस्ट किया जाता था, स्टेज बाय स्टेज उनको पहले देखा जाता था कि कितना ज़रूरी है, नहीं है, क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मिनिस्ट्री के अंदर वो आता था। लेकिन अब इसको आसान बनाने के लिए कि ताकि डेवलपमेंट भी जो है वो थोड़ा स्पीड में हो सके, अभी क्या कर दिया गया, ग्रीन क्रेडिट स्कीम यहाँ पर लाई गई, प्रोग्राम लाया गया। इसके तहत ये जो मिनिस्ट्री है इनको लैंड दे देगी। अब यहाँ पर जो पेड़ कटे हैं इसके सभी इकोनॉमिक वैल्यू को ध्यान में दिया जाएगा। इकोनॉमिक वैल्यू का क्या मतलब है, केवल ज़मीन के पैसे ना देकर हर पेड़ के, कि ये जो पेड़ होता है ये कार्बन को कितना लेता, ये कटता तो बिकता तो इसका कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट होता, ये जो ट्री है इसकी एज कितनी थी, ये ऑक्सीजन कितना दे रहा था। तो इस ज़मीन के साथ साथ में इसकी जो अदर वैल्यूज़ हैं उन सभी को जोड़कर यहाँ पर क्या किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं। रुपी के अंदर क्या करना होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और इसके अलावा ये तो आपने सिर्फ ट्रीज़ का दिया है, ज़मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैरन लैंड, एक खाली जो ज़मीन होती है वो खरीद के आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उतनी ही देनी पड़ेगी कि ये मैंने आपको इतने पैसे जो दिए हैं इन ट्रीज़ के लिए, वो आप जाकर उस जो बैरन लैंड है उसके ऊपर लगा दीजिए, और जो यहाँ पर नुकसान हुआ है वो क्या हो जाएगा, उसकी भरपाई यहाँ से हो जाएगी। अब इसके दो नुकसान है, उस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा कि पहले का प्रोसेस ये होता था। अब ग्रीन क्रेडिट के अंदर प्रोसेस जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है, कंपनी सेम है, NGO सेम है। NGO जो हम बात कर रहे थे ABC की, AB की हम बात कर रहे थे, मान लीजिए AB नाम का NGO है, कंपनी हमारी थी ABC जिसको यहाँ पर एक लैंड चाहिए था। हम देखते हैं हमारे NGO ने क्या किया कि एक लैंड पहले ही अपना जो था उनके पास खाली पड़ा था उसको लिया, उसके ऊपर खुद का एक जंगल उगाया, फॉरेस्ट उगाया, बहुत सारे पेड़ उगाए। इसमें 5 हेक्टेयर तक का हमें दिखाई देता है कि इतने पे कम से कम उगना होना चाहिए। उसके बाद वो जाते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में, उनको बोलते हैं कि देखिए क्या ये हमारा जंगल बन गया, तैयार हो गया, 3 साल से हम इसको तैयार कर रहे हैं, क्या हो गया है। ये आएंगे सामने बोलेंगे हाँ ये तैयार हो चुका है, और ये आपको क्या दे देंगे, एक फॉरेस्ट का सर्टिफिकेट दे देंगे। अब ये जो ABC कंपनी है ये क्या करेगा, जितने इसको रुपए देने थे यहाँ पर इन सभी की वैल्यू से रिलेटेड, और फिर इसको अलग से जाकर एक लैंड खरीदना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, जिसमें इसका बहुत सारा टाइम जाएगा। ये डायरेक्टली जाएगा यहाँ पर जो ओनर है NGO का ABC, उनसे बोलेगा ABC कि एक काम करिए, आपका जो ये फॉरेस्ट है ये मुझे बेच दीजिए। अब जितना इस पर खर्चा आया, फॉर एग्जाम्पल इस फॉरेस्ट को बनाने के लिए यहाँ पर 10 लाख रुपए का खर्चा आया था, AB NGO बोलेगा कि ठीक है हमने इसको बनाया, खर्चा है, कुछ हमें प्रॉफिट चाहिए, 5 लाख ऊपर से दे दीजिए, 15 लाख रुपए में आप इसको ले लीजिए लैंड को, और प्लस जो भी ये जगह है, या 15 लाख में नहीं तो 1.5 करोड़ में हम इसको मान लेते हैं कि खर्चा आया था लगभग 15 लाख का। लेकिन क्योंकि ज़मीन जो थी उसकी भी वैल्यू होती है, तो इसी वजह से लैंड की वैल्यू के साथ में वो बिक गया।
अब हम देखते हैं कि ये जो एबीसी कंपनी थी, अब ये स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो यहाँ पर जिनका काम था कि उनको पैसे लेने थे, ज़मीन लेनी थी और उसके ऊपर में यहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट बनाना था, उनको एक बना बनाया फॉरेस्ट यहाँ पर डायरेक्टली दे देगी। अब ना ये पैसा देगी ना ज़मीन देगी, जस्ट जो इन्होंने एनजीओ से ख़रीदा था वो उसको दे देगा। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, मान लीजिए एनजीओ की बजाय आपका कुछ भी नाम हो सकता है, यूपीएससी स्प्रिंट ही हम रख लेते हैं मान लीजिए। तो यूपीएससी जो स्प्रिंट यहाँ पर ए है, 1 है, जिन्होंने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया, उन्होंने क्या किया, खुद का एक जंगल बना लिया, खुद का एक फॉरेस्ट बना लिया। अब उन्होंने इसको थोड़े कम लेवल पे बनाया, ज़्यादा महंगा नहीं हो पाया। मान लीजिए जो ज़मीन थी उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, उन्होंने जो जंगल के ऊपर कॉस्ट लगाई वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, 5 लाख और होगी, 25 लाख रुपये उन्होंने किया। टोटल कोई कंपनी को उन्होंने इसको बेच दिया यहाँ पर 40 लाख के अंदर या 30 लाख के अंदर। ये क्या हो गया, ग्रीन क्रेडिट हो गया कि आपने कुछ अच्छा किया और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ग्रीन क्रेडिट मिल रहा है। तो क्या इससे फॉरेस्ट को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है? आर्टिकल से समझे तो फ़ायदा इससे नहीं होगा, हो भी सकता है कुछ जगहों पे, हाँ, लेकिन क्यों नहीं होगा? पहली बात तो जो ये पेड़ हमें दिखाई देते हैं फॉरेस्ट के, ये बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं। अब ये पुराने हैं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे इनकी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेने की क्षमता बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में ये लेते हैं, ऑक्सीजन को ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। ज़मीन जो थी यहाँ की, इसकी जो सोयल थी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। तो ये जो हम बोलते हैं कि भूस्खलन हो सकता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बचा के रखते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि पहला बेनिफिट तो कि ये तो आप जो नया लैंड बना रहे हो, न्यू ट्री जो वहाँ पर लगा रहे हैं आप, नया फॉरेस्ट, तो उसको तो ये बनने में समय लगेगा, हो सकता है कि 100 साल के बाद में वो इस लेवल तक पहुँच पाए। दूसरा जो हमने देखा कि दूसरा नुकसान क्या है, अब दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि कोई भी यहाँ पर यूपीएससी स्प्रिंटर या जो एनजीओ था वो जो लैंड बनाएंगे, अब उनको नहीं पता है ना कि उनका पक्का से ज़मीन ये बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब फॉरेस्ट जो होता है नॉर्मली उसके अंदर क्या रहते हैं, एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग पेड़ होते हैं, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कोई बहुत बड़े शर्ब्स के साथ में पेड़ होते हैं, और ये पूरा इकोसिस्टम एक तरीके से काम करता है। लेकिन जो आपने अपना प्राइवेट फॉरेस्ट बनाया है उसके अंदर तो आपने ना ही तो एनिमल्स को रखा है, राइट, तो वो नुकसान है। दूसरा हम देखते हैं कि आपने क्या किया, केवल कमर्शियल ट्रीज़ को यहाँ पर लगा दिया। कमर्शियल ट्रीज़ को क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल था या एनजीओ था उसको लगा कि हो सकता है मेरा ये ना बिके, अगर नहीं बिकेगा तो मैं क्या करूँगा, इनको कुछ बड़ा होने के बाद में काटूंगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई मेरे ऊपर है नहीं, ये तो मैं प्राइवेट बना रहा हूँ अपना, और इसको काट के मार्केट में बेच दूंगा। हो सकता है इसमें आपने टिम्बर के पेड़ लगा दिए हो सकता है इसमें आपने क्या है जो एप्पल होते हैं उनके पेड़ लगा दिए हों, फिर साथ में जो आम होता है उसके पेड़ लगा दिए हों, ऐसे पेड़ आपने लगाए हो। तो ये क्या है कि जो ग्रीनरी की डाइवर्सिटी होती थी यहाँ पर, वो डाइवर्सिटी एक्चुअली में है नहीं। तो रियल जो फॉरेस्ट है उनको तो यहाँ पर कंपेयर किया ही नहीं जा सकता इस प्राइवेट फॉरेस्ट के साथ में। तो ये इसकी कुछ समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारा जो इसका बेनिफिट्स दिखा रही है उसके हिडन नुकसान भी हमारे सामने खोल देता है, जो इतने ज़्यादा अच्छे दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इकोनॉमी पेज से, जीएस पेपर 3 में हम इसको देख पाते हैं। बात कर रहा है आरबीआई ड्राफ्ट्स रूल फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स। और एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर एक्चुअली में होते क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं जिनके लिए आरबीआई ने कुछ कानून बनाए हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स का मतलब होता है कोई ऐसा काम, मान लीजिए इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 2 से यहाँ पर क्या करना चाहता है, कोई सामान खरीद रहा है, तो सामान इसको भी देना है, लेकिन इनके पास कैश नहीं है। कैश नहीं है तो ये क्या करें, ये क्या कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म की मदद से अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इनके पास में पैसे इनके बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो ये यूपीआई वगैरह, पेटीएम वगैरह, ये सब जो है, या फिर ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, एटीएम जो दिखाई देते हैं, ये क्या हो गए, पेमेंट एग्रीगेटर हो गए, यानी बीच के वो लोग हो गए जो यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी पेमेंट कराने में सहायता करते हैं। 2022 से ही आरबीआई अनाउंसमेंट लगातार कर रहा है, खासकर जो रेगुलेट करना चाहता है ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, एटीएम वगैरह जो हो गए, या फिर जो ऑनलाइन है, उन सभी को रिजर्व बैंक जो है यहाँ पर वो लगातार इसके ऊपर बातें कर रहा है। पिछले महीने हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ कंसल्टेशन पेपर्स को भी यहाँ पर डिस्कशन किया है, पब्लिश किया है, और क्या क्या वो नॉर्म्स से क्या क्या कारण है। सबसे पहले तो जो पेमेंट एग्रीगेटर एंटिटीज़ हैं, इनको कस्टमर से मर्चेंट तक जो पेमेंट को सेटल करना है उसके अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए।
जैसे हमने क्राइसिस को देखा, पेटीएम से रिलेटेड आपने अभी एक जो क्राइसिस था वो आया था, आरबीआई ने बोला कि वो क्या नहीं करेगा, अब किसी को भी लोन नहीं दे सकता, ऐसा बैंक का स्टेटस उसको थोड़ा सा दे दिया था ऑनलाइन का, लेकिन वो उससे वापस छीन लिया गया। तो ये जो क्राइसिस था क्यों हो रहा था, क्योंकि एक तो उनकी नो यूअर कस्टमर की जो यहाँ पर केवाईसी की जो नॉर्म्स थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अच्छे से वो समझ नहीं पाते थे, या ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो जो उनके कस्टमर थे वो नहीं कर पा रहे थे। फिर रिपोर्ट्स में ये भी पता चल रहा था कि लगभग 5.49 करोड़ ऐसे रुपीज़ हैं जो यहाँ पर हम देखते हैं इलीगल जो एक्ट वगैरह है उनमें इंडल्ज हैं, या फिर हम देखते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह जो उसके अंदर हो रही हैं। कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी केवाईसी फ्रॉड की हुई है उसका पता नहीं चल रहा है पेटीएम को। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इसी वजह से अब आरबीआई क्या कर रहा है, नए नए कानून ला रहा है, कह रहा है कि देखिए जो भी ये रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पर नॉन बैंक जो है यहाँ पर पीए, उनको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से सबसे पहले रजिस्टर करो, उसके बाद में 3 महीने के अंदर अंदर जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा उनके ऊपर वो काम करें। और जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं उनको अपनी खुद की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, यानी वो एक छोटी सी जो आप मशीन देख पाते हैं जिसको आप कहीं पे भी एटीएम का यूज़ करके उसके थ्रू एक पैसे को भेज पाते हो, तो इन सब के ऊपर क्या करना होगा, अगर आप ऐसी चीज़ों का ऑफलाइन इस्तेमाल करते हैं तो आरबीआई को जो पेमेंट की गई है उसके लिए 60 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यानी सर्कुलर ये हो सकता है। ये सब कानून यहाँ पर आरबीआई लगा रहा है, इनको थोड़ा सा टाइट कर रहा है सो दैट जो ये फ्रॉड्स वगैरह होते हैं ये क्या हो सके, कम हो सके। खैर यहीं पे आज के हमारे जो न्यूज़पेपर वो ख़त्म होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा, मैं और अच्छी बेहतर वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।